बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सेकंड लेक्चर है चैप्टर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, और टॉपिक का नाम है जी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसका कॉन्सेप्ट जो है उसे समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि इसकी एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल ले लें। जैसे हम ईंटों को जोड़ के दीवार बनाते हैं और फिर दीवारों को जोड़ के बाउंड्री बनाते हैं और ऊपर छत डाल के एक रूम बनाते हैं, और बहुत सारे रूम जब बन जाते हैं तो वो एक घर बन जाता है, और एक घर जब बहुत सारे घर एक जगह पे हो जाते हैं वो एक कॉलोनी बन जाती है। तो इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट है कि जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो जो सिंपलेस्ट जो एलिमेंट है किसी भी एलिमेंट का जो सिंपलेस्ट पार्टिकल है वो मार्ज़ वजूद में आता है, जिसे हम एटम कहते हैं। तो जो एटम्स होते हैं जब वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो फिर वो बन जाते हैं मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो बनती हैं सुप्रा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह। और जब सुप्रा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स मिलती हैं तो बनती हैं ऑर्गेनेलीज, और ऑर्गेनेलीज मिलती हैं तो सेल्स बनते हैं, सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ मिलते हैं तो ऑर्गन्स, और फिर ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं और एक पूरा जानदार बनता है। जब बहुत एक ही स्पीशी के बहुत सारे जानदार एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो पॉपुलेशन बनती है। जब बहुत सारी पॉपुलेशन एक जगह पे इकट्ठी होती हैं तो वो कम्युनिटीज़ बनाती हैं। और इसी तरह जब बायोटिक और एबायोटिक यानी जानदार और बेजान चीज़ें एक जगह पे बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं तो वो एक पूरा इकोसिस्टम बनाती हैं। इसी तरह फ्रॉम द डेप्थ ऑफ सी टू द हाइट ऑफ एयर, यानी समंदर की गहराई से जो बायोस्फीयर यानी हवा की, जहाँ तक हवा मौजूद है वो एरिया जहाँ पे किसी भी जानदार के मौजूद होने के चांसेस होते हैं, वो एरिया जो है वो बायोस्फीयर कहलाता है। डिटेल पढ़ते हैं जी इसकी। सबसे पहले देखें एटम क्या है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर दैट हैव द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पर्टिकुलर केमिकल एलिमेंट। एटम जो है वो बुनियादी तौर पे सारे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब एक एटम टूटता है तो ये स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, मोर देन 100, लेकिन जो कि वो एटम के टूटने पर स्टेबल नहीं होते, इस वजह से यहाँ पे उन्हें हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम फिज़िक्स में इनको ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो अगर देखा जाए तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम में जो डिफरेंस होता है बुनियादी तौर पे वो इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तादाद का होता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो 6 ईच होते हैं। इसी तरह जो ऑक्सीजन है उसमें 8 ईच होते हैं। तो दोनों में बुनियादी डिफरेंस जो है इनकी तादाद का हुआ। जब एटम्स जो हैं उनमें अफिनिटी होती है, ये सलाहियत होती है कि वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं और फिर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स छोटे भी साइज़ में हो सकते हैं, बड़े भी होते हैं, ये डिपेंड करता है उनमें नंबर ऑफ़ एटम्स और उनके वेट की बेस के ऊपर। तो मॉलिक्यूल्स जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट रिटेन ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस, यानी हमारे पास एक ड्रम में बहुत ज़्यादा मटेरियल है तो उसका एक ऐसा स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसमें वो सारे मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हो सकती हैं वो मॉलिक्यूल कहलाता है। मॉलिक्यूल जो है वो एक या एक से ज़्यादा इकसाम के एटम्स से मिलके बनते हैं। अब जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं तो फिर बनती हैं सुप्रा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखें, ये अनियन सेल की स्लाइड है, ये आप देखें इसकी बाउंड्री सेल वॉल है और सेल वॉल के अंदर की तरफ जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। ये आपको ये प्लांट सेल दिखाया हुआ है, ये एनिमल सेल। एनिमल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलते हैं तो सुप्रा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स बनती हैं। अब जो सुप्रा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं उनमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है वो किसकी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है। इसके अलावा जब सुप्रा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स मिलती हैं तो एक और चीज़ मार्ज़ वजूद में आती है जिसे हम लोग ऑर्गेनेली कहते हैं। ऑर्गेनेली जो है ये सब सेलुलर पार्ट्स होते हैं, यानी एक सेल के हिस्से होते हैं जिनसे मिलके सेल बना होता है, और हर ऑर्गेनेली का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया अगर होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ये पावर हाउस ऑफ द सेल होते हैं। इसी तरह गोल्जी बॉडीज़ जो हैं ये क्या करती हैं, ये पैकेजिंग करती हैं उस मटेरियल की जिसे ट्रैवल करना होता है आउटसाइड द सेल। इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये भी पैकेजिंग करते हैं जिन्होंने इनसाइड द सेल मूव करना होता है। इसके अलावा और भी
इनके बहुत सारे फंक्शन हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हर एक ऑर्गेनेली का एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो वो उसने परफॉर्म करना होता है। तो ऑर्गेनेलीज जब मिल जाती हैं तो फिर सेल्स बन जाते हैं। ये आपके सामने पैरामीशियम के सेल्स हैं। पैरामीशियम जो है ये दे आर प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, यानी ये सेल जो है इट इज़ मोस्ट रिलेटेड टू एनिमल सेल। एनिमल सेल से सब ज़्यादा मिलता जुलता सेल जो है वो पैरामीशियम का ही सेल है। इसी तरह ये आपको जो अनियन की सेल वॉल है उसके अनियन की मेम्ब्रेन जो है उसमें उसके सेल्स दिखाए गए हैं। तो ये जो एनिमल और प्लांट सेल्स होते हैं वो किससे मिलकर बने हैं? डिफरेंट ऑर्गेनेलीज से। और ऑर्गेनेलीज मिलकर बनी थी सुप्रामॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सुप्रामॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स मिलकर बनी थी मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बने हैं? एटम से। All true cells are surrounded by plasma membrane, carry out complex chemical reaction and are at least potentially capable of self production। हर एक सेल जो है वो रेप्लिकेट कर सकता है, कुछ सेल्स नहीं करते, उसकी रीज़न हम बाद में पढ़ेंगे। जब बहुत सारे सेल्स एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, एक ही किस्म के वो सेल्स होते हैं और वो एक जैसा ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो जो रिजल्टेंट एंटिटी हमारे सामने आती है उसे हम लोग टिश्यू कहते हैं। हमारे पास टिश्यू की डेफिनेशन है, टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट एंड सिमिलर सेल्स दैट कैरी आउट अ स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शंस। यहाँ पे जो टिश्यूज़ दिखाए गए हैं, सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू जो है ये एनिमल टिश्यू है, ये बॉडी में डिफरेंट जगह पे पाए जाते हैं। ये आपके सामने जो टिश्यू है ये मोस्ट प्रोबेबली ये कार्टिलेज का टिश्यू लग रहा है, जिसमें ये प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन के फाइबर्स भी हैं और इसमें साथ ये सेल्स भी हैं, यानी ये मैट्रिक्स है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और ये सेल्स हैं। इसी तरह एपिथेलियल सेल्स हैं और ये एपिथेलियल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स हैं, और ये स्क्वेमस एपिथेलियम है जो हमारे ओरल कैविटी में पाई जाती है। इसी तरह ये मसल सेल्स हैं, ये स्टेरिएटेड हैं, यानी स्ट्रिप्ड, इनमें हमें डार्क और लाइट बैंड नज़र आ रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये स्केलेटल मसल्स हैं। और इसी तरह ये न्यूरॉन्स हैं, तो न्यूरॉन्स मिलके नर्वस टिश्यू बना रहे हैं, मसल सेल्स मिलके मसल टिश्यू बना रहे हैं, और इसी तरह ये कॉन्ट्रोसाइट्स मिलके जो है ये कनेक्टिव टिश्यू बना रहे हैं, और एपिथेलियल सेल्स मिलके एपिथेलियल टिश्यू बना रहे हैं। जब बहुत सारे टिश्यू एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर क्या बन जाता है जी? फिर एक स्पेसिफिक ऑर्गन बन जाता है। एक ऑर्गन में डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल जो दी हुई है वो स्टमक की दी हुई है। ऑर्गन की डेफिनेशन क्या है? ऑर्गन्स आर ग्रुप ऑफ टिश्यूज ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ functions. Organs typically have several kind of tissues. Organ in the animals are composed of number of different tissues type. For example, stomach. हमारे पास ये जो स्टमक है, स्टमक में देखें 3 तरह के टिश्यूज हैं। सबसे बाहर वाला जो टिश्यू होता है वो किस चीज़ का होता है? सबसे बाहर वाला टिश्यू जो होता है ये एपिथेलियल सेल से मिलकर बना हुआ होता है, और ये मोस्ट प्रोबेबली बाद में कन्वर्ट हो जाता है कनेक्टिव टिश्यू में। स्टमक की स्पेसिफिक पोजीशन होती है जो बॉडी में, वो इसको मेंटेन करके रखना जो है इसके बाहर वाले कनेक्टिव टिश्यू का काम है। इसके बाद इसकी मिडल लेयर होती है, दरमियानी तह होती है, और जो सबसे मोटी तह होती है सेल्स की वो स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई होती है, और सबसे अंदर वाली जो तह होती है वो किससे मिलकर बनी हुई है? वो मिलकर बनी हुई है जी एपिथेलियल सेल से। अब ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं जो अंदर की तरफ हैं, इनमें ज़्यादातर सेल्स जो हैं वो स्पेसिफाइड हो जाते हैं एज ग्लैंडुलर सेल्स, यानी बहुत सारे सेल्स जो हैं वो होते हैं एपिथेलियल सेल्स ही हैं, लेकिन वो ग्लैंडुलर सेल का काम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ग्लैंडुलर सेल ऐसा सेल होता है जो अपने अंदर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बनाता है और फिर बाहर रिलीज़ कर देता है। ऐसे सेल को हम लोग ग्लैंडुलर सेल कहते हैं, और वो जो चीज़ बाहर निकालता है उसे हम सिक्रीशन कहते हैं। तो ये देखें हमारे पास स्टमक है, स्टमक एक ऑर्गन है जो डिफरेंट टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह जब बहुत सारे ऑर्गन एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। देखें लीवर है, लीवर जो है इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन इट आल्सो हैज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका डाइजेस्टिव फंक्शन भी है। उसके बाद ये आपको नज़र आ रही है, ये हमारे पास ईसोफेगस है, खुराक वाली नाली है। ये हमारे पास कार्डियक स्फिंक्टर है, कार्डियक स्फिंक्टर के बाद ये हमारे पास स्टमक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारा पूरा एक सिस्टम है जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मिलके डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है जी। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशली एनिमल्स टिपिकली आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन सिस्टम्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट फंक्शन टुगेदर टू कैरी आउट
broad set of function. For instance, an organ system in human is digestive system. यानी इसकी एक एग्जांपल है कि digest some of the organs in the digestive system are stomach, liver, small intestine, pancreas, etc. जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो जो रिजल्टेंट हमारे पास एंटिटी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, उसे हम इंडिविजुअल कहते हैं या ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इंडिविजुअल कहते हैं या ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और हमारे पास एक पूरा जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी हम डेफिनेशन इस तरह से कर सकते हैं। अगर किसी एनिमल की हम करें तो हम कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म इज़ कंसिस्ट एक्चुअली ऑर्गेनिज्म इज़ अ combination of different biological working systems। एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनिज्म, एक एनिमल क्या होता है, डिफरेंट बायोलॉजिकल वर्किंग सिस्टम्स जो हैं यानी ऑर्गन सिस्टम जो हैं उनका मजमुआ जो है वो क्या कहलाता है, वो एक इंडिविजुअल कहलाता है। द ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल इज़ द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ इट्स ऑन डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस एज द कम्प्लेक्स सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग यूनिट। We are multicellular organisms in that we are made of many highly specialized cells which cannot exist independently of the other cells in the organism। एक ही स्पीशी के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जब एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो पॉपुलेशन बनाते हैं। इसके लिए जो स्पेसिफिक हमारे पास स्पेसिफाइड चीज़ें हैं वो तीन है, स्पेसिफिक स्पीशी, स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक टाइम। A population of group of freely interacting and breeding individuals of same species, for example, all the bullfrogs in a pond can be considered as a population of bullfrog. Typically, population are subdivided into smaller groups, a pack of wolves, pride of lions, colony of ants। ये सारी एग्जांपल्स हैं किसकी जी, एक पॉपुलेशन की। जब बहुत सारी पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं एक कम्युनिटी। अ कम्युनिटी इज़ द पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग एंड इंटरेक्टिंग टुगेदर इन अ डिस्टिंक्ट एरिया। जैसे एक पाउंड है, पाउंड में डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ये देखें ये एक सबमर्ज बर्ड है स्पेसिफिक। इसी तरह फ्लोटिंग बर्ड्स हैं जो ऊपर पानी के ऊपर तैरते हैं। इसी तरह जो है वो फ़िशेज़ दिखाई हुई हैं। फ़िशेज़ के बाद डिफरेंट स्पीशीज़ हैं फ्रॉग्स की। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरह कनेक्टेड हैं, हालांकि सारे डिफरेंट स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं। अब ये सारे एक दूसरे के साथ, कोई किसी की फूड है, कोई किसी का प्रे है, कोई किसी का प्रीडेटर है। तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह पे रह रहे हैं। इसी तरह आप देखें कि प्लांट्स कुछ मौजूद हैं, दे आर आल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर एक्टिंग एज अ कम्युनिटी इन दिस पाउंड। इसमें ये भी कम्युनिटी का काम कर रहे हैं। इसी तरह एक ही जगह पे जब बहुत सारे लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो वो पूरा एक इकोसिस्टम बनाती हैं। तो लिविंग चीज़ें जो हैं उन्हें हम लोग बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं, जो नॉन लिविंग हैं उन्हें हम एबायोटिक्स फैक्टर्स कहते हैं। तो एक इकोसिस्टम जो है वो बायोटिक और एबायोटिक जो हैं फैक्टर्स उनसे मिलकर बनता है। इसके कुछ एग्जांपल हैं हमारे पास, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है। उसके बाद है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है वो बुनियादी तौर पे वो एरिया है जहाँ पे किसी भी जानदार के पाए जाने के चांसेस हैं। ये एरिया कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ओशन, समुंदर की गहराई सबसे नीचे की जगह है जहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस को। फ्रॉम द हाइट ऑफ एयर, और जहाँ तक हवा मौजूद है वहाँ पे ज़मीन सरफेस ऑफ द अर्थ है वो, और उससे ऊपर तक जहाँ तक हवा मौजूद है, और उससे नीचे जो सरफेस ऑफ अर्थ है उससे नीचे जहाँ तक डेप्थ ऑफ ओशन है। ये वो जो सारा एरिया है ये बायोस्फीयर कहलाता है। बायोस्फीयर इज़ द रीजन ऑन, बिलो एंड अबव द अर्थ सरफेस वेयर लाइफ एग्जिस्ट। लिविंग थिंग्स कैन बी फाउंड वेल इनटू द एटमॉस्फेयर, द deepest part of the ocean and the least in some areas. Microbes live in rocks several kilometers below the surface of the earth. थैंक यू वेरी मच। ये था आज का लेक्चर, और इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू।